इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट 11-12 कंप्यूटर साइंस का जो एक्चुअल आस्क्ड पेपर है जो 11 जून 2024 को पूछा गया था उसका पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है जिसमें 1 to 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और इस वीडियो में हम लोग 51 to 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। राइट, तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, उसको देखिए, तब आप इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। राइट, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और एक एक क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से आपको समझाता हूं। और अगर आपको कंटेंट सच में पसंद आएगा तो प्लीज यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। राइट, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। बोल रहा है हेल्स्टीड सॉफ्टवेयर साइंस इज कंसर्न्ड विथ। बोल रहा है कि जो हेल्स्टीड का सॉफ्टवेयर साइंस है वो किस चीज से रिलेटेड है। क्या वो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से रिलेटेड है, क्या वो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स बेस्ड ऑन कोड एट्रीब्यूट से रिलेटेड है, क्या वो यूजर इंटरफेस के डिजाइन से रिलेटेड है, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस से रिलेटेड है। तो देखो जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस है इससे रिलेटेड हमारा है ISO 9000। ये क्या है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो बताता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो किस क्वालिटी का है, या जो सॉफ्टवेयर है उसका क्वालिटी सही है कि नहीं, वो मार्केट में रिलीज हो सकता है कि नहीं। राइट, जैसे हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, पहले उसको मापा जाता है कि क्या मार्केट में आने से पहले वह प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। अगर उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता है। राइट, तो अगर सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं जिसकी क्वालिटी जिससे मापी जाती है वो है ISO 9000, एक स्टैंडर्ड है। राइट, यूजर इंटरफेस और हेल्स्टीड सॉफ्टवेयर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है तो इसको आप काट दो। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है, वो हेल्स्टीड सॉफ्टवेयर इससे रिलेटेड नहीं है। जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है उसका अलग फील्ड हो गया, और जो हेल्स्टीड सॉफ्टवेयर का साइंस है उसका मेन मकसद है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको अलग अलग तरीकों से मापे, जैसे कोड एट्रीब्यूट्स, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स बेस्ड ऑन कोड एट्रीब्यूट्स कि किस टाइप्स की कोडिंग की गई है उसके आधार पर सॉफ्टवेयर को मापना। राइट, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन अपन देखते हैं। क्या है, जो हमारे पास प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है वो है रिलेटेड टू टाइमलाइंस नॉट कोड मैट्रिक्स। ये हमारे टाइमलाइन से रिलेटेड है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शेड्यूल हुए हैं वो कब कंप्लीट होंगे, कितना टाइम लगेगा। राइट, तो जो टाइमलाइन से वो रिलेटेड है हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से। जो हमारे पास जो हेल्स्टीड का सॉफ्टवेयर साइंस है वो रिलेटेड है सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस बेस्ड ऑन कोड एट्रीब्यूट्स। और जो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस है वो हमारा क्या है, वो ISO 9000 से रिलेटेड है। और साथ ही साथ जो यूजर इंटरफेस डिजाइन है उसको हेल्स्टीड सॉफ्टवेयर से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि यूजर इंटरफेस का डिजाइन हो रहा है, ये हमारा जो डिजाइनिंग फेज है उसका काम है, ना कि हेल्स्टीड सॉफ्टवेयर साइंस का। राइट, नेक्स्ट, पुटनाम्स मॉडल्स इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग। जो पुटनाम्स का मॉडल है जिसके हेल्प से हम क्या मापते हैं, क्या सॉफ्टवेयर का साइज माप देंगे उससे, क्या सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट टाइम माप देंगे, क्या सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी माप देंगे, क्या सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग एफर्ट्स माप देंगे। तो देखो जो पुटनाम्स मॉडल होता है उसका मेन मकसद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम मापने के लिए, कि कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना टाइम लेगा। राइट, जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो एक एस्टिमेशन हम जरूर लगाते हैं कि अगर मैं इस काम को कर रहा हूं तो मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूं मुझे पता रहता है कि मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे। राइट, कोई वीडियो 1.5 घंटा हो जाता है, कोई 1 घंटा 40 मिनट, कोई 1 घंटा 50 मिनट, जो मैक्सिमम है वो 2 घंटा लगता है। तो मैंने क्या किया, पहले से एस्टिमेट कर लिया कि अगर मैं इतने क्वेश्चंस को इस पेस से बताऊंगा, इस स्पीड से बताऊंगा तो इतना टाइम लगेगा। तो वैसे ही पुटनाम्स मॉडल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें काफी एक इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसका काम है कि सॉफ्टवेयर में कितना टाइम लगेगा उसको डेवलप होने में, उसको बताने का इसका काम है। तो देखो जो सॉफ्टवेयर साइज है वो एक इनपुट नहीं है, साइज एंड इनपुट नॉट द मेन एस्टिमेट, वो एक इनपुट है। जो सॉफ्टवेयर साइज है उसको एक इनपुट मानते हैं जो एस्टिमेट नहीं बताता है कि कितना टाइम लगेगा। अगर सॉफ्टवेयर का साइज बड़ा है, राइट, तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन और ये नहीं बता पाएगा कि टाइम कितना लगेगा। राइट, टाइम कितना लगेगा ये बताएगा हमारा पुटनाम्स मॉडल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम इसको बताता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हेल्प से हम सॉफ्टवेयर के कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं, ना कि जो इसका एस्टिमेशन है उसको। और जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एफर्ट्स है, डोंट एस्टिमेट टेस्टिंग एफर्ट्स स्पेसिफिकली। जो सॉफ्टवेयर का हमारा टेस्टिंग एफर्ट्स है वो एस्टिमेट को नहीं करता है, वो टेस्टिंग प्रोसेस को बताता है
कि जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में बहुत सारे अलग अलग टेस्टर्स रहेंगे, अलग अलग टेस्टिंग मेथोडोलॉजी यूज होगा, तो उसके हिसाब से वो टेस्टिंग को बताएगा, वो एस्टिमेट्स को नहीं बता पाएगा, राइट। नेक्स्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू। देखो जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप हर एक ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग है हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर हमारा मार्केट में पहले से है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मान लो कि कोई ऐप है जो पहले से मार्केट में है, मार्केट में काफी सारे यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं, राइट। फिर उसके स्ट्रक्चर्स को मुझे जानना है, उसमें कुछ बग्स आ गया, उसमें कुछ अपडेट करना है, उसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड करना है, तब हम रिवर्स इंजीनियरिंग का हेल्प लेते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट, जो सॉफ्टवेयर पहले से मार्केट में एग्जिस्ट है, जो पहले से अवेलेबल है, उसमें कोई भी फंक्शनैलिटी चेंज करना होता है या फिर कुछ भी ऑपरेशन उसमें करना होता है जो प्रोडक्ट पहले से मार्केट में है, तो उस केस में हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डेवलपिंग सॉफ्टवेयर विदाउट एनी प्लानिंग। क्या ऐसा हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे बिना किसी प्लानिंग का? इसका क्या मतलब है? बिना किसी प्लानिंग का अगर हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्या सॉफ्टवेयर चल पाएगा? क्या सॉफ्टवेयर बन भी पाएगा? नहीं बन पाएगा, और बनेगा भी तो एकदम वाहियात सॉफ्टवेयर बनेगा जिसका कोई काम नहीं है। एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, यस, मैंने यही बताया है कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो क्या करता है, जो पहले से मार्केट में सॉफ्टवेयर बन चुका है, राइट, उसमें कुछ एडिट्स करने हैं, कुछ अपडेट्स करने हैं, कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, या फिर उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके कोड को समझना है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग काम आता है। और इस केस में आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्रिएटिंग न्यू सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, क्या नया सॉफ्टवेयर बना देंगे किसी रिक्वायरमेंट पे? ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाएगा, शुरू से बना रहे हैं, राइट। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स फॉर डिफेक्ट्स, क्या अगर सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट्स है तो उसके कंपोनेंट्स को हम टेस्ट कर रहे हैं, ये तो हमारा टेस्टिंग हो गया। ये हमारा क्या होगा? टेस्टिंग, जिसमें काफी सारे टेस्टर्स लगेंगे और अलग अलग जो टेस्टिंग के मेथड्स हैं, जैसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, काफी सारे जो टेस्टिंग मार्केट में अवेलेबल है उसके हेल्प से सारा टेस्टिंग का काम होगा, राइट। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 है इसका आंसर हमारा बी देखने को मिलेगा। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है इसका डेफिनेशन मैं यहाँ लिख दिया हूँ, एक बार मैं पढ़ता हूँ। Reverse engineering in software means examining an existing program to understand its design, structure and functionality. It is often used for system analysis, documentation or re-engineering when source code or design details are missing. मैंने आपको यही बताया कि जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है उसके डिजाइन्स को, स्ट्रक्चर्स को जानना है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स करने हैं, कुछ एडिट करना है, कुछ उसका डॉक्यूमेंटेशन देखना है, तब आप रिवर्स इंजीनियरिंग का हेल्प लेते हैं, राइट। नेक्स्ट, the framework that provides guidelines for achieving consistent and high quality software is। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया है। बोला है कि कौन सा फ्रेमवर्क है जिसके हेल्प से आप कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर लेंगे, मतलब जो क्वालिटी होगा काफी हाई होगा और क्वालिटी एश्योरेंस को आप चेक करेंगे। तो ये हमारा सीधे सीधे है क्या? ISO 9000, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9000 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो सॉफ्टवेयर के क्वालिटी और उसकी कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। कोकोमो मॉडल क्या है भैया? कोकोमो मॉडल है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, जो लाइंस ऑफ कोड के आधार पर कितना खर्चा लगेगा, कितना एस्टिमेट्स लगेगा, कितना इसका कॉस्ट लगेगा किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में, उसको बताता है। डेल्फी मेथड्स क्या है और एजाइल मैनिफेस्टो क्या है, चलिए सबके बारे में समझते हैं और यहाँ अच्छे से देखते हैं। तो मैंने आपको बताया जो कोकोमो मॉडल है वो क्या होता है? कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेशन है, नॉट क्वालिटी स्टैंडर्ड, सही बात है। ISO मैंने आपको बताया दिया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करता है, ठीक है। डेल्फी मेथड क्या है? ए फोरकास्टिंग टेक्निक नॉट अ क्वालिटी फ्रेमवर्क, एक फोरकास्टिंग टेक्निक है, एक क्वालिटी फ्रेमवर्क नहीं है। जो एजाइल मैनिफेस्टो है वो क्या है? ए सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर एजाइल डेवलपमेंट नॉट अ फॉर्मल क्वालिटी फ्रेमवर्क। एजाइल जो डेवलपमेंट होता है उसके एक सिद्धांत पे बेस्ड है एजाइल मैनिफेस्टो, ना कि हमारा हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने में इसका यूज होता है। तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि कोई भी अगर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है, कंसिस्टेंट बनाना है, या फिर सॉफ्टवेयर के क्वालिटी को हमें चेक करना है, तो मैं यूज कर लूंगा ISO 9000 स्टैंडर्ड का, राइट। कोकोमो मॉडल क्या होता है आपको पता है? कॉस्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, जो एस्टिमेट्स बताता है, एफर्ट्स बताता है, राइट। नेक्स्ट, Which of the following best defines a class? बोला क्लास का बेस्ट डेफिनेशन क्या है? An instance of a object, an instance of a object, right? ये हमारा उल्टा लिख दिया, ये हमारा क्या? an instance of object, object का इंस्टांस, an instance of a class, जो इंस्टांस ऑफ ए क्लास रहता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये लिखा है an instance of a object, ये पलट दिया है, इसको काट दो।
ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसके हेल्प से हम काफी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो क्लास क्या होता है, क्लास एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है, एक ऐसा टेम्पलेट होता है जिसके हेल्प से हम काफी सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, काफी सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक साथ हम इकट्ठा करके क्लास के अंदर रखते हैं, राइट। और इसी के हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और सारा काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। तो क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। ए वेरिएबल होल्डिंग डेटा, क्या एक ऐसा वेरिएबल जो डेटा को होल्ड कर रहा है, नहीं, ये तो वेरिएबल हो जाएगा, इसको काट दो। ए फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, क्या ऐसा कोई फंक्शन जिसका कोई रिटर्न वैल्यू हो, तो फंक्शन का कोई एक रिटर्न वैल्यू है, तब तो फंक्शन काफी अच्छे से काम कर रहा है, वो तो एक फंक्शन हो गया, राइट, वो क्लास नहीं हुआ, तो इसको भी आपको काटना है। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कुछ है, उसको देखो। एन इंस्टांस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास, इसका ऑपोजिट है। ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, सही बात है। एन वेरिएबल होल्डिंग डेटा रेफर्स टू डेटा मेंबर्स और वेरिएबल्स नॉट अ क्लास, मैंने आपको बताया है। ए फंक्शन विद अ रिटर्न वैल्यू डिस्क्राइब्स अ फंक्शन नॉट अ क्लास, ये फंक्शन के बारे में बता रहा है, ना कि क्लास के बारे में, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन उप्स, बोला जो उप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म में, इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है। तो देखो यार, मैंने आपको जो अपना 15 प्रैक्टिस सेट कराए हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, जो जिसका लिंक या फिर जिसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी बारीकी से सारी चीजों को करा दिया है। तो इसमें जो बोला डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहले समझो एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका काफी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, जो क्या बोलता है कि सारे के सारे जो इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स है उसको हाइड कर दो, केवल जो फंक्शनल डिटेल्स है उसको यूजर को दिखाओ। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, तो जैसे मान लो हमारे पास कार है, मैं एक बना देता हूं कार, एक मैं कार बना दूंगा यहाँ, ये हमारे पास कार है, इसे मान लो एक गियर है, मान लो एक गियर है इसका, ठीक है, और ये स्टीयरिंग है और इसके अंदर यहाँ गियर है कुछ। तो कार कैसे काम कर रहा है, कार के जो अंदर इंजन लगा है उसमें कौन सा तेल लगा है, कौन सा इंजन ऑयल लगा है, कौन सा गियर लगा है, स्टील का लगा है, लोहा का लगा है, किस चीज का लगा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे उसका पिस्टन है या फिर कैसे उसका जो अंदर का पुल्ली है कैसे चल रहा है, क्या उसको यूजर को दिखाना जरूरी है। क्या जो जिसका इसका इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स है, जो इसके अंदर इंजन में सारी चीजें कर रही हैं, क्या उसको यूजर को दिखाना जरूरी है, नहीं जरूरी है। तो उसको क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको हाइड कर देते हैं। जो भी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स होता है उसको हम यूजर से नहीं दिखाते हैं, सिर्फ जो फंक्शनल डिटेल्स है, जैसे गियर कैसे काम कर रहा है, ऊपर से कैसे गियर लगता है, कैसे स्टीयरिंग काम करता है, कैसे इसका स्पीडोमीटर दिख रहा है, कैसे हम हॉर्न बजा रहे हैं तो आवाज आ रहा है, वो सारा का सारा जो फंक्शनल डिटेल्स है उसको मैं देख पाता हूं। लेकिन जो अंदर का इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स है उसको हम यूजर से हाइड कर देते हैं, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। टू हाइड द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स, बिल्कुल सही बात है। इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हम हाइड कर देते हैं, केवल और केवल फंक्शनल डिटेल्स को दिखाते हैं, राइट। टू एक्सप्रेस ऑल इंटरनल डिटेल्स, सारा इंटरनल डिटेल्स हम देखेंगे नहीं, ये तो हाइड करेंगे। टू लिमिट द स्कोप ऑफ डेटा, नहीं। टू मेक मेथड्स पब्लिक, नहीं। हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ नेम स्पेस इन उप, जो नेम स्पेस है, नेम स्पेस, इसका मतलब क्या है। तो देखो, जैसे ही आप C++ प्रोग्रामिंग करते हो तो आप ऐसे लिखते होगे, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। तो नेम स्पेस क्या है, एक स्टैंडर्ड है। नेम स्पेस प्रोग्रामिंग में एक स्टैंडर्ड है जिसके हेल्प से जितने भी उस ग्रुप में, उस फंक्शन में या फिर उस प्रोग्राम में जितने भी ग्रुप रिलेटेड क्लास के होते हैं या फंक्शन के, क्लास से रिलेटेड सारी चीजें और फंक्शन से रिलेटेड सारी चीजें वो नेम स्पेस के अंदर डिफाइन रहती हैं। अगर मैं नेम स्पेस लिख रहा हूं तब मैं जो जितने भी नेम स्पेस के अंदर फंक्शंस और क्लास डिफाइंड है मैं उनका यूज कर सकता हूं। अगर मैं नेम स्पेस नहीं लिखूंगा और फिर नेम स्पेस के अंदर की चीजों को मैं यूज करूंगा तो अनडिफाइंड आ जाएगा या फिर एरर थ्रो कर देगा और हमारा काम वहां नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, ग्रुप रिलेटेड क्लासेस एंड फंक्शंस, बिल्कुल सही बात है। मैनेज ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, नहीं। डिफाइन इंस्टांस वेरिएबल, नहीं। देखो, जो इंस्टांस वेरिएबल हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया, इन सब को हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट। हम उसको बनाते हैं कि कौन से वेरिएबल है वो लोकल बनेगा, कौन से है जो ग्लोबल बनेगा, उसको यूजर डिफाइन करता है, ना कि नेम स्पेस में रहता है। स्टोर डेटा वैल्यू, अगर किसी भी डेटा को वैल्यू स्टोर कराना है तो उसको वेरिएबल में हम लोग डालते हैं, ना कि नेम स्पेस में उसका वैल्यू होता है। तो ये क्या करता है, ग्रुप रिलेटेड क्लासेस और फंक्शन को स्टोर करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग नेम स्पेस इन प्रोग्रामिंग। नेम स्पेस अगर लगा रहे हैं तो क्या करता है, ग्रुप करता है सारी चीजों को, क्लासेस को, फंक्शंस को। अब बोला कि उसका पर्पस क्या है,
उसका पर्पस ये है कि जितने भी हमारे पास कोड्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सब एक लॉजिकल ग्रुप में बंधा रहे, सब क्या करे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे। अगर मैं नेम स्पेस को यूज नहीं करूंगा तो सारा अनऑर्गेनाइज हो जाएगा और मैं बोलूंगा कि यार एरर ही थ्रो करेगा, वो काम करेगा ही नहीं। तो क्या लिखा है, टू प्रोवाइड डेटा इनकैप्सुलेशन, क्या डेटा को इनकैप्सुलेट करने में, ये तो होता है इनकैप्सुलेशन में, तो इसको मैं काट दूंगा। टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू लॉजिकल ग्रुप्स, बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल ग्रुप्स में कोड को ऑर्गेनाइज करने में। टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इसमें तो प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज होता है और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का हम यूज करते हैं। टू हैंडल एक्सेप्शन, नहीं, एक्सेप्शन में ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, इन सब का यूज करते हैं, तो इसका नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा, राइट। इन ऊप व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कीवर्ड, देखो जो दिस कीवर्ड है, मैं जितना कम बोलूं उतना इसके लिए कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो करेंट क्लास का इंस्टांस वेरिएबल्स को डिनोट करता है, बस इतना याद रखो। दिस कीवर्ड एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग का कीवर्ड है जो करेंट इंस्टांस वेरिएबल है उसको डिनोट करता है, करेंट क्लास का। टू क्रिएट अ न्यू इंस्टांस इन अ क्लास, नया इंस्टांस बनाने के लिए नहीं, इसके लिए तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड। टू रेफर टू द सुपर क्लास, मतलब क्या जो हमारा बेस क्लास है उसको रेफर करने के लिए नहीं, उसके लिए तो हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, सुपर, ये नहीं होगा। टू कॉल स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स को यूज करने के लिए हम डायरेक्ट क्लास के हेल्प से कॉल कर सकते हैं। मैंने आपको जो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्टैटिक मेथड्स है तो उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्लास के हेल्प से स्टैटिक जो मेथड्स होता है उसको कॉल कर लेते हैं। दिस क्या करता है, टू रेफर टू द करेंट इंस्टांस ऑफ ए क्लास, यस, यह करेंट इंस्टांस को रेफर करता है और मैं बोलूंगा आप इसको याद कर लो, दिस मतलब इंस्टांस, दिस मतलब करेंट इंस्टांस, ऐसे आपको याद कर लेना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। इन ऊप्स द दिस कीवर्ड रेफर टू द करेंट इंस्टांस ऑफ द क्लास अलाउइंग एक्सेस टू इट्स मेंबर वेरिएबल्स एंड मेथड्स विद इन द क्लास मेथड्स, तो करेंट इंस्टांस को रेफर करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सुपर कीवर्ड, मैंने अभी आपको सुपर कीवर्ड के बारे में बताया था इसके पहले क्वेश्चन में। सुपर कीवर्ड का क्या काम है पाइथन में, इट रेफर्स टू द सुपर क्लास ऑफ द करेंट क्लास, यस, मैंने आपको यही बताया है कि जो हमारे पास सुपर कीवर्ड है, मैंने आपको यहाँ बताया है कि इट रेफर्स टू द सुपर क्लास, मैंने आपको यहाँ बताया, देखो सुपर, तो सुपर क्लास क्या करता है, इट रेफर्स टू द सुपर क्लास ऑफ द करेंट क्लास, इसको रेफर करता है। इट क्रिएट्स अ न्यू इंस्टांस, नहीं, इसके लिए तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। इट हैंडल्स एक्सेप्शन, नहीं, इसके लिए ट्राई, कैच, फिर फाइनली, थ्रो, थ्रोएबल, ये सब यूज होता है। इट डिफाइंस अ न्यू क्लास, नहीं, इसके लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लास, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट, विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक मतलब क्या है, एक ऐसा लिंक जिसपे आप क्लिक करें तो आपका पेज रिडायरेक्ट हो जाए, आप दूसरे पेज पर चले जाएं। जैसे अभी मैं आपको लिखता हूं, जैसे अगर मैंने आपको लिख दिया, जैसे मानो कुछ ऐसा कोई यहाँ टैग है, मान लो यहाँ कोई टैग है और यहाँ कोई लिंक है और यहाँ हमने लिख दिया, जैसे मान लो कि क्लिक हियर, क्लिक हियर, राइट, और फिर हमने टैग को यहाँ बंद कर दिया, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, कौन सा टैग यहाँ रहेगा और फिर मैं यहाँ लिंक लगाऊंगा, तो फिर मैं जैसे मैं क्लिक हियर पर क्लिक करूंगा तो एक क्लिकेबल लिंक बन जाएगा, मतलब क्लिक हियर टेक्स्ट दिखेगा और जैसे मैं इस लिंक पर ले जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो मैं दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। और हाइपर लिंक किसकी हेल्प से बनाते हैं, हाइपर लिंक बनाते हैं एंकर टैग की हेल्प से, एंकर, और इसमें से एंकर कौन है, एंकर हमारा है ए, मतलब जो हमारा ए टैग है उसको एंकर टैग बोलते हैं, इसके हेल्प से हम लोग हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं, मतलब ऐसा लिंक जिस पर मैं क्लिक करके दूसरे पेज पे जा सकता हूं। भैया यार H1 क्या है, तो देखो H1 हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग, हेडिंग टैग, और सबसे लार्जेस्ट हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग, जो हेडिंग टैग है वो H1 से लेके H6 तक है, H6, जिसमें H1 जो है सबसे बड़ा वाला हेडिंग टैग है और जो H6 है वो सबसे छोटा वाला हेडिंग टैग है, तो यही जाएगा हेडिंग टैग। लिंक क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, URL क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर मुझे हाइपर लिंक बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ए टैग से बनाऊंगा, राइट, ए। नेक्स्ट, which library simplifies JavaScript tasks like HTML document traversal and manipulation,
बोल रहा है कि कौन सा ऐसा लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट का टास्क जैसे HTML का डॉक्यूमेंट ट्रावर्सल और मैनिपुलेशन जैसे टास्क को सिंप्लीफाई करता है, मतलब उसको आसान बनाता है। क्या वो रिएक्ट बना देगा? नहीं, रिएक्ट एक हमारा GUI फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम फ्रंट एंड बनाते हैं, ये तो नहीं होगा। क्या बूटस्ट्रैप हो जाएगा? नहीं, बूटस्ट्रैप क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो CSS का फ्रेमवर्क है। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? डिजाइनिंग करते हैं। अगर किसी वेबसाइट को हमें काफी तगड़ा डिजाइन देना है तो मैं बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है, मैं इसका यूज कर लूंगा, राइट। क्या जावा एफएक्स है? नहीं, जावा एफएक्स इसका नहीं है। इसका आंसर होगा jQuery। jQuery एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसके हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट के टास्क को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। जो जावा एफएक्स है वो हमारा GUI एप्लीकेशन है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, GUI एप्लीकेशन है। जो बूटस्ट्रैप है CSS का फ्रेमवर्क है, मैंने आपको बताया ही है। रिएक्ट क्या है? एक JS का लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम फ्रंट एंड बनाते हैं, मतलब यूजर इंटरफेस बनाते हैं। और जो हमारे पास jQuery है उसके हेल्प से हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाइड HTML ट्रावर्सल एंड मैनिपुलेशन इन जावास्क्रिप्ट। तो मैनिपुलेशन का काम करते हैं, ट्रावर्सल का काम करते हैं हम jQuery की हेल्प से, ना कि जावा एफएक्स। जावा एफएक्स एक सिंपली जावा का GUI एप्लीकेशन है, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ हमें पूछ रहा है क्या? जावास्क्रिप्ट। हमें जावास्क्रिप्ट का चाहिए, जावा का नहीं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज एजेक्स स्टैंड फॉर? एक डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, डायरेक्ट। और इसमें समझने का कोई चारा नहीं है, आपको इसके फुल फॉर्म को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जैसे भी हो याद करो इसको। एजेक्स मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट ये है, इसको करना है याद। एजेक्स मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, सारे के सारे ऑप्शंस फर्जी हैं, इनको क्या करना है? इनको काटना है। नेक्स्ट, हाउ डज द DOM ट्री स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द हायरार्की ऑफ HTML डॉक्यूमेंट? देखो, जो HTML होता है, HTML उसमें जितने भी हमारे पास टैग्स होते हैं वो सारे के सारे एक DOM स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, मतलब सारे के सारे एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में बनते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं HTML की बात करूं, HTML हो गया, फिर उसके अंदर हमारा बॉडी टैग हो गया, फिर उसके अंदर हमारा एंकर टैग हो गया, राइट। तो HTML जो बॉडी है उसका फादर है HTML, जो A है उसका फादर है बॉडी, और इसका ग्रैंड फादर है हमारा HTML। तो क्या हो रहा है? एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बन रहा है, राइट। क्या बन रहा है? एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। तो पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखो। जैसे हमारा HTML हो गया, HTML टैग, फिर उसके अंदर बॉडी टैग, फिर उसके अंदर डिव टैग, फिर उसके अंदर पैराग्राफ टैग, फिर स्पैन टैग डिव के अंदर, फिर बॉडी टैग हम क्लोज कर रहे हैं, फिर HTML को क्लोज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? जो हमारा HTML है उसके अंदर देखो, इंडेंटेशन भी देखो, ये सबसे बाहर है, फिर उसके अंदर है, फिर उसके अंदर है, मतलब जो बॉडी है वो हमारे डिव के अंदर है, राइट। और जो HTML है वो सबसे बाहर है, जो बॉडी है वो हमारा HTML के अंदर है, और जो डिव है वो बॉडी के अंदर है, और जो डिव है वो HTML के अंदर भी है, राइट। तो एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डोम का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डोम का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। तो क्या होता है? इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को दिखाता है। और एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे अभी इसमें पूछा गया है ऐसे ही डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं यार, यहाँ H है फिर B है, H के बाद B आ रहा है, क्या अल्फाबेटिकल है? नहीं, काटो इसको। बेस्ड ऑन द एलिमेंट साइज, क्या एलिमेंट के साइज से फर्क पड़ता है? नहीं, इसमें साइज का कोई मतलब ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स कलर, एलिमेंट का यहाँ कलर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ कलर एलिमेंट का नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ DTD इन XML? जो DTD है उसका काम क्या है XML में? तो देखो, जो XML है उसका मेन फंक्शन यही है कि वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में करे। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि XML जो है उसका काम है स्ट्रक्चर करना। और मैंने जो आपको वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी बताई थी, वेब बेस्ड, उसमें मैंने XML के बारे में काफी बेहतर चीजें बताई थी, काफी सारे मैंने क्वेश्चंस भी कराया था। तो अगर आप वो सारे के सारे वीडियोज को नहीं देखें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने जो 15 वीडियो डाले हैं प्लेलिस्ट में, बिहार स्टेट का कंप्यूटर साइंस का प्लेलिस्ट, उसमें मैंने 15 वीडियो डाले हैं 15 सब्जेक्ट्स के लिए। हर एक वीडियो लगभग 1.5 घंटे का है, तो आप पहले उसको देखें। अगर आप नहीं देखे हैं तो, अगर आप देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, आप काफी आगे पहुंच चुके हैं, राइट। तो उसको आप देखिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसको देखिए, तब आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे कि जो हमने प्रैक्टिस सेट्स में करे हैं उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है
उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, उसी टॉपिक पे क्वेश्चन है, उससे बाहर क्वेश्चन एक भी है ही नहीं, राइट। तो बोला जो डीटीडी है एक्सएमएल में उसका काम क्या है, तो मैंने आपको बताया कि जो एक्सएमएल है वो चीजों को स्ट्रक्चर्ड वे में करता है। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप्स ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल का बात यहाँ नहीं है। इट स्पेसिफाई द स्टाइलिंग रूल्स, देखो जो स्टाइलिंग रूल्स है वो एक्सएमएल का काम नहीं है, वो हमारा सीएसएस का काम है। जितने भी स्टाइल करने वाले रूल्स हैं, जो फॉर्मेट है, वो सारा का सारा सीएसएस हैंडल करता है, उसका फ्रेमवर्क जो होता है वो हैंडल करता है, यहाँ की एक्सएमएल करता है। तो इसको आपको काटना है। इट एनक्रिप्ट द कंटेंट ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, क्या जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट को इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब उसमें कुछ पासवर्ड लगा देता है, उसको इनकोड कर देता है, नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। व्हाट इज द एडोबी ड्रीम वीवर कॉमनली यूज्ड फॉर, जो एडोबी का ड्रीम वीवर है उसका काम क्या है? देखो जो एडोबी का ड्रीम वीवर है, ड्रीम वीवर, इसका काम हमारा क्या है? क्या वीडियो एडिटिंग है, क्या ग्राफिक डिजाइनिंग है, क्या वेब डेवलपमेंट है, क्या 3D मॉडलिंग है? तो जो 3D मॉडलिंग है इस ये हमारा ब्लेंडर में होता है, ब्लेंडर। जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो क्या होता है? जो ग्राफिक डिजाइनिंग होता है उस किसमें होता है, और जो वीडियो एडिटिंग होता है एडोबी प्रीमियर प्रो, ये हमारा होता है प्रीमियर प्रो में। लेकिन जो एडोबी ड्रीम वीवर होता है, ड्रीम वीवर, उसका काम है वेब डेवलपमेंट करना। वेब डेवलपमेंट में इसकी काफी इंपॉर्टेंस है और ये वेब डेवलपमेंट करता है। तो जो वीडियो एडिटिंग है वो क्या करता है? एडोबी प्रीमियम प्रो, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग कौन करता है? एडोबी फोटोशॉप। आप बहुत फोटोशॉप का नाम सुने होंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ फोटोशॉप, फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर का काम है। जो वेब डेवलपमेंट वो कौन करता है? एडोबी ड्रीम वीवर, मैंने आपको बता दिया है। और जो 3D मॉडलिंग है वो उसको क्या करता है? उसमें ब्लेंडर, ब्लेंडर एक ऐसा ऐप है जिसकी हेल्प से आप 3D मॉडलिंग करते हो, राइट। मतलब 3D चीजें बनाते हो, 3D इमेजेस बनाते हो, 3D वीडियोज बनाते हो, राइट, और एनिमेशन बनाते हो, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इन एसक्यूएल? तो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है इंसर्ट इनटू, मतलब इंसर्ट करना, तो आपका काम क्या है? इंसर्ट करना। टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल, रिट्रीव करना मतलब सिलेक्ट, इसका मतलब क्या है? सिलेक्ट करना। तो सिलेक्ट नहीं होगा, यहाँ तो इंसर्ट पूछा है, तो ये तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। टू अपडेट डेटा इन ए टेबल, अपडेट करने के लिए बोल रहा है, मतलब यहाँ तो अपडेट हो जाएगा, अपडेट, अपडेट हो जाएगा, राइट। इंसर्ट तो नहीं होगा, तो इसको भी गलत। टू इंसर्ट न्यू डेटा इनटू अ टेबल, बिल्कुल सही बात है। जब इसका नाम ही इंसर्ट इनटू है तो इंसर्ट करने से इसको रोकेगा कौन? जब इसका नाम ही है इंसर्ट तो इसको रोकेगा कौन? राइट, आंसर हमारा सी हो जाएगा। टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ टेबल, नहीं, ये तो हमारा डिलीट होता है, रिमूव करना, रिमूव, डिलीट मतलब रिमूव करना, तो ये हमारा नहीं होता है, होता क्या है? सी नंबर, राइट। नेक्स्ट, तो इसके बारे में आप चाहो तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, मैंने इसको लिख दिया। Which of the following is not a part of quintuple finite automata? Quintuple मतलब 5 टपल वाला, 5 टपल वाला जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है, उसमें से हमारे इन ऑप्शन में कौन नहीं है? मतलब जो 5 हमारे पास टपल्स हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के, उसमें से कौन नहीं है? इनपुट अल्फाबेट, आउटपुट अल्फाबेट, इनिशियल स्टेट या फिर ट्रांजिशन फंक्शन। तो देखो इसमें इनपुट अल्फाबेट भी होता है, इनिशियल स्टेट भी होता है, ट्रांजिशन फंक्शन भी होता है, इसमें आउटपुट अल्फाबेट जैसा कुछ नहीं होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा आउटपुट अल्फाबेट। अब मैं पांचों के पांचों सिंबल्स को बताता हूं और उसका नाम आपसे रटवाता हूं, तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इसके सिंबल्स हैं, राइट। जो 5 सिंबल्स हैं, जो फाइनाइट ऑटोमेटा है एफ है, उसके 5 सिंबल्स हैं हमारे पास। एक क्यू है, फिर सिग्मा है, फिर डेल्टा है, फिर क्यू नॉट है और फिर एफ है। तो जो क्यू है उसको बोलते हैं सेट ऑफ स्टेट्स, जो इसमें कहीं नहीं है, इनिशियल स्टेट यहाँ है। तो जो क्यू नॉट है, क्यू जीरो, उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट हो गया। और जो हमारा ए है इनपुट अल्फाबेट, इसको बोलते हैं हमारा सिग्मा, ये सिग्मा है इनपुट अल्फाबेट। जो ट्रांजिशन फंक्शन है इसको बोलते हैं डेल्टा, ऐसे डेल्टा। जो आउटपुट अल्फाबेट है ऐसा कुछ नहीं होता है, और 2 और होता है, एक एफ होता है फाइनल स्टेट्स और एक और होता है हमारा कौन? क्यू मतलब सेट ऑफ स्टेट्स। तो आपको पांचों के पांचों जो टपल्स हैं इसका नाम याद रखना है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा है, राइट। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इसका आंसर है, राइट। तो इस केस में जो हमारा आंसर है, जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट अल्फाबेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए डीएफए मतलब डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट।
तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन टेबल या फिर सी कोड, इन तीनों के अंदर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस बात को आपको करना है अभी कभी याद, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ट्रांजिशन ग्राफ में हम लोग डीएफए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, ट्रांजिशन टेबल में कर सकते हैं कि नहीं, सी कोड में कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको क्या करना है, डीएफए मतलब तीनों में कर सकते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ हो, ट्रांजिशन टेबल हो, सी कोड हो, तीनों का तीनों इसका आंसर सही हो जाएगा और आपको इस बात को तुरंत याद कर लेना है, राइट। नेक्स्ट, तो आप यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ट्रांजिशन गैप क्या होता है, सोज स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस विजुअली, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल क्या करता है, रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशंस इन टेबुलर फॉर्म, नाम सही जाहिर है। सी कोड, डीएफए लॉजिक कैन बी इंप्लीमेंटेड इन कोड, और ऑल ऑफ दी, क्योंकि तीनों का तीनों ऑप्शन सही है तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और यार मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि अब अभी एग्जाम का डेट बढ़ गया है 20 दिन आगे, मतलब आपका एग्जाम 3 तारीख से शुरू होगा 11-12 के लिए, तो आपके पास काफी टाइम मिल गया है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं, साथ ही साथ आपको सारे के सारे पीवाईक्यू का सॉल्यूशन मिलेगा, 15+ प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। अभी आप सिर्फ 99 पर इसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप आराम से जाइए, लिंक पे पेमेंट कीजिए और 4 फाइल्स आपको मिलेगा। अच्छे से प्रैक्टिस मारिए, इतना दम लगाइए कि अच्छा आपका नंबर आ जाए और आप गारंटीड इसको क्लियर कर पाए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डेफिनेटली जाकर उसको चेकआउट करें। कोई भी डाउट है तो हर एक पेज पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करें, कोई भी आपको जानकारी चाहिए मैं तुरंत आपको जानकारी दूंगा, राइट। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स एंड्स विद 101 इज। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपने सेट्स में कराए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस करना काफी आसान होता है। बोला कि 101 है तो मिनिमम नंबर ऑफ कितना स्टेट चाहिए अगर हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं जो 101 से एंड हो रहा है। तो देखो, अगर 101 से एंड हो रहा है तो पहले मुझे क्या चाहिए, एक इनिशियल स्टेट चाहिए, इनिशियल स्टेट, एक इनिशियल स्टेट चाहिए, फिर हमारा चाहिए, हमारा लास्ट में 1 होगा, फिर हमारा लास्ट में 10 होगा, फिर हमारा लास्ट में 101 होगा। मतलब एक हमारा शुरू में चाहिए, शुरू में कुछ नहीं चाहिए, मतलब इनिशियल स्टेट हमारा चाहिए, फिर हमारा लास्ट में 1 आएगा, फिर हमारा लास्ट में 10 आएगा, दो एलिमेंट, फिर लास्ट में हमारा 101 आएगा, 3 एलिमेंट। मतलब एक इनिशियल, एक 10, 101, मतलब पूरे 4 स्टेट्स लगेंगे। क्या 3 हो जाएगा? नहीं। क्या 2 हो जाएगा? नहीं। क्या 1 हो जाएगा? नहीं। मतलब इस केस में कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, हमारा ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। इसमें देखो क्या होता है, जब भी हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स निकालना होता है और कोई स्ट्रिंग दिया रहता है जिसमें कुछ नंबर दिए हैं, तो जितना नंबर आता है उसमें 1 प्लस कर दो, क्योंकि एक हम क्या करते हैं इनिशियल स्टेज के लिए, जब मैं शुरू से शुरू करूंगा तो उस समय तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा कोई भी एलिमेंट, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल को 1 मान लूंगा कि एक इनिशियल लगा है और बाकी जो सारे एलिमेंट हैं वो एक एक करके उसमें आते जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्टार्ट स्टेट एक होता है, नो मैच, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, स्टार्ट स्टेट हो गया, जिसको मैं इनिशियल बोल रहा था उसी में से। आफ्टर रीडिंग 1, पार्शियल मैच हमारा 1 हो गया है, जब पहले हमने 1 को रीड किया, तो जैसे 101 है तो पहले मैं 1 को रीड किया। आफ्टर रीडिंग 10, अगर मैं 10 को रीड किया हूँ तो एक स्टेप ओ लग गया, एक स्टेप ए लग गया, फिर मैं जो लास्ट एलिमेंट बचेगा तीनों, मतलब फिर मैं शुरू से करूंगा 101, तो फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, राइट। तो इस केस में हमारे 3 स्टेट तो यही हो गए, एक 1, एक 10, एक 101, और एक हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट स्टेट। एक हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट स्टेट, जिस समय हम कुछ नहीं किए थे, मतलब शुरू किए थे उस समय, तो सब मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, 4। आंसर इसका 4 होना चाहिए, लेकिन 4 ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। नेक्स्ट, स्ट्रिंग x इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमाटा इफ। बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग x है उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे फाइनाइट ऑटोमाटा से कब। देखो, इस क्वेश्चन को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ, समझो, समझना है इसको। बोला कि जो स्ट्रिंग x है वो फाइनाइट ऑटोमाटा के द्वारा कब एक्सेप्ट किया जाएगा। तो देखो, ये जो हमारे पास है डेल्टा है, डेल्टा स्टार क्या मतलब है, और डेल्टा में स्टार कर रहा हूं मतलब सारे के सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो। जो डेल्टा में स्टार कर रहा हूं मतलब सारे के सारे एलिमेंट को क्या करो, सिलेक्ट कर लो। और इसमें जो क्यू है, क्यू सिर्फ क्यू लिखा हूं, क्यू मुझे नॉट लिखना पड़ेगा, तब ना इनिशियल स्टेज से शुरू करेगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया, रिप्रेजेंटेशन ही गलत है। इसमें भी हमारा क्यू नॉट नहीं है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। इसमें हमारा क्यू नॉट है, इसमें हमारा क्यू नॉट है, राइट। इसमें भी हमारा क्यू नॉट है और इसमें भी हमारा क्यू नॉट है। तो इस केस में आंसर क्या होगा, इस केस में मुझे उस सारे के सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसमें x
जिसमें x है, स्ट्रिंग x इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इफ, स्ट्रिंग x को हम कब एक्सेप्ट करेंगे, जब x उसमें हो। और x को कैसे सर्च करेंगे, जब उसको 0 से शुरू करेंगे और उसमें x मिलना चाहिए जो a से बिलोंग कर रहा हो और जो इसको सिलेक्ट करे। तो इस केस में हमारा आंसर है डी देखने को मिलेगा। अब समझो यहाँ, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, q यहाँ लिखा डेल्टा स्टार q डॉट x बिलोंग्स टू a डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द डिफाइंड इनिशियल स्टेट। यहाँ q0 नहीं है, मैंने आपको बताया है यहाँ q0 नहीं है, q0 यहाँ नहीं है, ठीक है। जो ए ऑप्शन है इट इज q सिंगल मूव एंड नॉट q स्टार एक्सटेंडेड फॉर स्ट्रिंग्स। इसमें देखो जो स्टार है, जो q जो डेल्टा है, डेल्टा है इसमें स्टार का यूज नहीं हुआ है, इसमें स्टार का यूज नहीं हुआ है और मुझे सारे के सारे स्ट्रिंग चाहिए जिसमें x हो, राइट, जिसमें x हो। और यहाँ q 0 से भी शुरू नहीं है, q नॉट भी नहीं है, तो इस केस में मैं इसको काट दूंगा, मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये क्या है, q हैंडल्स वन सिंबल नॉट फुल स्ट्रिंग इनपुट। और यहाँ देखो जो q है, q इसके बाद स्टार नहीं है, अगर इसके बाद स्टार रहता तो ये भी हमारा सही था, क्योंकि अगर स्टार रहेगा तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन भी बन जाएगा, राइट। और स्टार का मतलब है कि सारे के सारे चीजों को सिलेक्ट करो। मैं यहाँ एक आई थिंक गलत बोल दिया था, मैंने आपको क्या बोला था शुरू में कि जो यहाँ डेल्टा और स्टार है, स्टार नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्टार होना चाहिए। ये इसलिए गलत है क्योंकि मुझे शुरू से ना, जैसे मानो मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मानो हमारे पास लिखा है अल्फाबेट लिखा है और इसलिए मुझे एल को सर्च करना है, एल को कि एल है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ना शुरू करूंगा, ए से, मैं एकदम शुरू से शुरू करूंगा, तो उसको लिखते हैं क्यू नॉट। अगर मैं शुरू से शुरू करूंगा तो क्यू नॉट हो रहा, मतलब शुरू से शुरू करो। क्या ऐसा होगा मैं पी से शुरू करूं, पी से, और फिर यहाँ सर्च कर लूं और बोलूं कि मुझे एल नहीं मिला है, तो क्या मैं सही कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, राइट। इसलिए इस केस में हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है, एवरी राइट लीनियर ग्रामर जनरेट्स अ रेगुलर लैंग्वेज। बोला है कि जितने भी राइट लीनियर ग्रामर हैं वह रेगुलर लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं। क्या बात सही है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा सही बात है। क्या फॉल्स है, नहीं। क्या मे बी है, नहीं। देखो इन सारे जो केसेस होते हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट हो गया और कोई थ्योरम हो गया, इस केस में मे बी कभी नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि थ्योरम प्रूफ शायद हो। अगर थ्योरम है, कोई थ्योरी है तो प्रूफ होगा, या तो प्रूफ होगा या फिर प्रूफ नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मे बी हो, तो इसको काट दो और कैनोट से तो खैर काटना ही है। तो इस केस में आंसर हमारा ए हो जाएगा। और इसको आपको याद भी करना है, एवरी राइट लीनियर ग्रामर जनरेट्स अ रेगुलर लैंग्वेज। इसको कैसे याद करो, राइट लीनियर ग्रामर ऑलवेज प्रोड्यूस रेगुलर लैंग्वेज, ये हमारा थ्योरम है, डायरेक्ट याद करो। फॉल्स, दिस इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ आरजीएल्स, ये गलत हो जाएगा। मे बी नॉट ए कंडीशनल, ऑलवेज ट्रू, कैनॉट सेड, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको काट दो। ए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जी इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी प्रोडक्शन इज ऑफ द फॉर्म। ये डायरेक्ट हमारा थ्योरम है, डायरेक्ट इसका थ्योरी है। इसका डायरेक्ट थ्योरी क्या है, इसका डायरेक्ट थ्योरी है कि जो एक एलिमेंट होना चाहिए वो बिलोंग्स टू बीसी होना चाहिए और एक एलिमेंट को बिलोंग करना चाहिए। हमारा डायरेक्ट ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका डायरेक्ट हमारे पास थ्योरम है। देखो ए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर मतलब CFG इज सेड टू बी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म CNF इफ एवरी प्रोडक्शन लाइन रूल इज ऑफ द फॉर्म। कोई भी प्रोडक्शन रूल है वो अगर वो इस फॉर्म में है, A tends to BC where B and C are non-terminals and A tends to A where A is a terminal। अगर इस फॉर्म में है तब मैं उसको मानूंगा कि वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में नहीं है, मतलब A tends to BC, अगर A tends to BC और A tends to A है, तब मैं मानूंगा कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, वरना नहीं है। तो इसका डायरेक्ट थ्योरम है। आप डायरेक्ट थ्योरम जैसे आप पढ़ लिए, तो इसके बाद अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। अभी के लिए आपको इसको याद करना है, अभी क्या करना है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब A टेंड्स टू BC होगा, मतलब जहां B और C नॉन टर्मिनल्स हैं। दो टर्मिनल्स मतलब जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो नॉन टर्मिनल्स हैं, और जहां A है वो स्मॉल a हमारा टर्मिनल्स है। इस फॉर्म में होना चाहिए डायरेक्ट, तभी इसका आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल, विच ऑफ अनसॉल्वेबल, कौन सा प्रॉब्लम है अनसॉल्वेबल से, अनसॉल्वेबल जिसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हम ट्यूरिंग मशीन के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जब हॉल्ट कर जाता है ट्यूरिंग मशीन और उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स, ये हमारा अनसॉल्वेबल है।
इसको आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। जो बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम है, ये हमारा एनपी कंप्लीट के हेल्प से एक काफी हार्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे कि बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी सॉल्वेबल है। उसको आप सॉल्वेबल बोल सकते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है अपने आप में काफी भयंकर प्रॉब्लम है, और जैसे ही हॉल्टिंग प्रॉब्लम का नाम आएगा आप उसको अनसॉल्वेबल टिक मारना। और देखो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही, जैसे क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है अनसॉल्वेबल है, सॉल्वेबल है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर एनपी कंप्लीट के द्वारा सॉल्व हो जाएगा, या फिर पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम को गांठ बांध लो कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम जैसे आएगा तो इसका मतलब है कि अनसॉल्वेबल है, इसको सॉल्व किसी भी कीमत पे हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इस केस में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। आप यहां पढ़ लो हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होता है, अनसॉल्वेबल, नो एल्गोरिथम कैन डिसाइड इफ अ प्रॉब्लम हॉल्ट्स। बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्वेबल बट कंप्यूटेबिलिटी एंड हार्ड एनपी कंप्लीट। ठीक है, हॉल्टिंग दोनों नहीं हो सकता क्योंकि एक तो हमारा अनसॉल्वेबल है और नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। नेक्स्ट, BLE स्टैंड्स फॉर, BLE काफी इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है और देखने का छोटा है लेकिन बहुत बड़ा एग्जाम पूछा जाता है। ब्लूटूथ लो एनर्जी, ब्लूटूथ लार्ज एनर्जी नहीं, ब्लूटूथ लो एनर्जी सही, ब्लूटूथ लॉन्ग एनर्जी नहीं, ब्लूटूथ लाइट एनर्जी नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लूटूथ लो एनर्जी। तो ब्लूटूथ के बारे में मैंने काफी सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं, आपको उसको जरूर से पढ़ना है, एग्जाम में डायरेक्ट अंदर से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इसका रेंज क्या होता है, अप टू 10 मीटर्स क्लास 2 का, एक्सटेंडेड अप टू 100 मीटर इन क्लास 1 डिवाइसेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसका, 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड होता है। लो पावर कंजप्शन, जैसे आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म है ब्लूटूथ लो एनर्जी। और आपको पता है जितने भी हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेज हैं, जैसे हमारे पास स्पीकर हो गया, या फिर हमारा हेडसेट हो गया, हेडसेट, या फिर हमारा जो ब्लूटूथ हो गया जिसकी हेल्प से हम गाना सुनते हैं, जिसका नाम ही ब्लूटूथ रख दिए हैं, ये सारे के सारे ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस हैं और एक काफी कम पावर लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारे पास हेडसेट होता है उसमें कितना छोटा बैटरी होता है, जैसे मान लो कि 200 mAh का, 200 mAh का बैटरी होता होगा, मिली एम्पियर पर आवर इसका बैटरी होता होगा, लेकिन फिर भी 8-10 घंटे चल जाता है, 8-10 घंटे, राइट। और जो मेरा इन्वर्टर का बैटरी होता है वो चलता है 3 घंटा, वो 3 घंटे चलता है। तो जो हमारे पास जो ब्लूटूथ होता है वो काफी कम पावर लेता है, राइट। पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट सी कम्युनिकेशन, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन सपोर्टेड, ऑटोमेटिक डिवाइस पेयरिंग यूजिंग यूनिक डिवाइस एड्रेस एंड ऑथेंटिकेशन। और आप देखते होंगे कि जो ब्लूटूथ है उसमें काफी आराम से आप डिवाइस को पेयर कर सकते हैं यूनिक तरीका से, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ सिंगल मॉडबस नेटवर्क। इस क्वेश्चन को मैं पहले से कराया हुआ है। मैंने क्या कराया था कि देखो हमारे पास जो सिंगल मॉडबस नेटवर्क होता है वो होता है 8 बिट का, 8 बिट का मतलब 2 to the power 8 मतलब 256। इसमें टोटल नंबर क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं 256। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो 247 डिवाइस होता है इतना ही हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स होता है, और बाकी जो डिवाइसेज हैं, जैसे मानो यहाँ 11 बच रहा है, 11 नहीं आई थिंक 9 बच रहा है, 9 जो 9 डिवाइसेज बच रहे हैं, और एक जो पहले का जो 0 से डिवाइस है वो रिजर्व होता है अलग अलग काम के लिए। तो इसका जो एक्चुअल में आंसर होना चाहिए 247, क्योंकि जो मोड बस होता है वो 8 बिट का होता है और 256 टोटल एड्रेस होते हैं। लेकिन कुछ जो इसमें का एड्रेस है, कुछ जो नंबर ऑफ डिवाइसेज हैं वो रिजर्व होते हैं अलग अलग काम्स के लिए। तो इस केस में हमारा आंसर होता है 247, लेकिन 247 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इस केस में आप इसके साथ जा सकते हैं। इसका ब्रेक डाउन चलिए करते हैं। टोटल बिट्स जो इसमें एड्रेस होता है 8 बिट का होता है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एड्रेस हैं या फिर डिवाइसेस जितना कनेक्ट हो सकते हैं और 2 to the power 8 मतलब 256। टोटल पॉसिबल एड्रेस कितना है, 0 से लेकर 255 तक, ठीक है, मतलब 256, 0 से 255 मतलब 256, ठीक है। अब देखो, लेकिन जो एड्रेस रेंज 0 है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए रिजर्व है, एक एड्रेस रिजर्व हो गया, ठीक है। 1 से लेकर 247 तक वैलिड स्लैब डिवाइस एड्रेस 247 यूजेबल है, जो मैं आपको बता रहा था कि 247 यूजेबल है जो वैलिड है, और जो 248 से 255 है वो रिजर्व एड्रेस है। 8 एड्रेस से रिजर्व फॉर फ्यूचर और स्पेशल यूज, वो स्पेशल डिवाइस के लिए, स्पेशल यूज के लिए उसको रिजर्व किया गया है। तो आंसर जो आपका एक्चुअल होना चाहिए वो होना चाहिए 247। चूंकि 247 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है
तो आपको ना चाहते हुए भी 256 पर टिक मारना पड़ेगा और 256 आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट। ये है हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन, इसको आप पढ़ो, तब तक मैं जल ग्रहण करता हूं क्योंकि मेरा गला सूख चुका है। देखो, डैश इज एन ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव दैट कैन बी ब्राउज्ड एंड फ्रॉम विच आइटम्स कैन बी शेयर्ड। देखो, जैसे हमारे पास ऑनलाइन स्टोरेज एक ड्राइव है, ड्राइव जैसे आप गूगल ड्राइव का नाम सुने होंगे, गूगल ड्राइव जो एक ड्राइव है जिस पर आप पब्लिकली अपने डेटा को रख सकते हैं और आप चाहें तो इसका आप शेयरेबल लिंक बना सकते हैं, जिसको आप शेयर करेंगे और जिसको आप एक्सेस देंगे वहीं उस आइटम को या फिर उस इमेज को, वीडियो को या फिर उस कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। ये होगा गूगल ड्राइव। तो बोला यहाँ कौन सा ड्राइव है, क्या फाइंड माई आईफोन है। देखो, जो फाइंड माई आईफोन है ये क्या करता है, ये एप्पल कंपनी द्वारा बनाया हुआ एक, जैसे आप एंड्रॉइड के लिए क्या होता है, जब हमारा फोन चोरी हो जाता है तो फाइंड माई डिवाइसेस, वो एंड्रॉइड के लिए है, लेकिन फाइंड माई आईफोन एप्पल के द्वारा बनाया गया। अगर आपका आईफोन चोरी होता है तो इसके हेल्प से आप उसमें कुछ कर सकते हैं, उसको खोजने की कोशिश कर सकते हैं। फाइंड माई एप्पल ये तो नहीं होगा, गलत। आई वेब पब्लिश, ये हमारे वेब की तरह है, वेबसाइट की तरह है, आई वेब, इसका नाम है आई वेब, इसको काट दो। मोबाइल में गैलरी, ये हमारा गैलरी की तरह ऑनलाइन गैलरी है जिसमें आप फोटो और इमेज को रख सकते हो। आप फोटो और इमेज को रख सकते हो। आप ड्राइव मतलब क्या कि आप बड़े बड़े डेटा को रख सको, आप काफी ज्यादा चीजों को सिक्योर कर सको, वहां से चीजों को एक्सेस कर सको, उसको बोलते हैं ड्राइव, उसको बोलते हैं स्टोरेज ड्राइव। जो मोबाइल में गैलरी है तो ऑनलाइन थोड़ा सा स्टोरेज है जिसमें आप फोटो इमेज रख सकते हैं। इसका जो एक्चुअल आंसर है वो आई डिस्क। आई डिस्क है जो ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप डेटा को रख सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फाइंड माई डिवाइस क्या है, यू टू लोकेट लॉस्ट एप्पल डिवाइसेस, ठीक है। आई वेब पब्लिश, टूल फॉर पब्लिशिंग वेबसाइट नॉट स्टोरेज, मैंने आपको बता दिया है। आई मोबाइल गैलरी क्या है, फॉर शेयरिंग फोटोज नॉट जनरल फाइल स्टोरेज, ये गलत हो जाएगा। आई डिस्क क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव फॉर ब्राउजिंग एंड शेयरिंग फाइल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आई डिस्क, आई डिस्क। नेक्स्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होता है। देखो, रिसोर्स मतलब क्या होता है, रिसोर्स मतलब जितने भी आपके जैसे वेबसाइट्स के, जो मैं अगर बात करूं वेबसाइट्स जितने भी जैसे मिडिलवेयर्स हैं, जितने भी हमारे इमेजेस हैं, जितने भी हमारे वीडियोज हैं, जितने भी हमारा और भी जैसे मानो कोई फोल्डर है, फाइल्स है, फोल्डर फाइल्स, ये सारे के सारे क्या है, रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज। तो इनको कैसे मैनेज करेंगे आईओटी डिवाइस में। देखो, आईओटी डिवाइस मतलब क्या, ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जिसमें सेंसर लगा हुआ है, एक्चुएटर्स लगा हुआ है, इसको आईओटी डिवाइस बोलते हैं। तो क्या वो मैनेज कर देगा, नहीं, वो तो अपना मैनेजमेंट भूल जाएगा। अगर उसमें से मैं सेंसर निकाल दूं तो वो खुद का मैनेजमेंट भूल जाएगा। क्या आईओटी वेब होता है, नहीं, आईओटी वेब नहीं होता। क्या आईओटी नेटवर्क होगा, देखो नेटवर्क का काम है अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करना, रिसोर्स को मैनेज करना नहीं। रिसोर्स को मैनेज करने का काम नेटवर्क का नहीं है, नेटवर्क का काम है चीजों को नेटवर्क में लाना ताकि एक दूसरे से वो कम्युनिकेशन कर पाए, एक दूसरे को डेटा शेयर कर पाए और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए बेसिकली, राइट। रिसोर्स मैनेज नहीं कर देगा ये, इसको काटो। रिसोर्स मैनेज करेगा आईओटी क्लाउड। ये क्या है, एक ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं सबको क्लाउड पे मैं रख सकता हूँ, सबको एक ऐसे जगह रख सकता हूँ जहां से चीजों को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, जब चाहे तब एक्सेस कर सकता हूँ, जहां से चाहे तहां से एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस केस में आंसर हमारा क्लाउड हो जाएगा, आईओटी क्लाउड। इसके बारे में चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो। IoT devices क्या है, डिवाइस themselves not the resource management layer. IoT cloud manages storage, processing and allocation of resources. IoT web user interface layer not resource management. IoT network part of resource management but cloud has broader control. ठीक है, आप इसके बारे में यहाँ पढ़ लो। नेक्स्ट, the DES algorithm has a key length of that bits. देखो, जो DES algorithm होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि ये 64 बिट का होता है, 64 बिट इसका डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट ए होता है कि जो ग्रे होता है, ग्रे कोड वो 4 बिट बाइनरी होता है। आप ये नहीं ना बोल सकते हो कि 4 बिट क्यों होता है, क्योंकि ये होता है, इफेक्ट है कि जो ग्रे कोड है 4 बिट होता है। वैसे जो DES एल्गोरिथम है वो 64 बिट होता है। आपको इसको याद करना पड़ता है, आपको इसको क्या करना है, याद।
द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, हाँ जो DES है इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। याद करो DES, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म है, जो एक 64 बीट का की लेंथ है, बट 8 बिट्स आर यूज्ड फॉर पैरिटी मतलब एरर चेकिंग, सो द इफेक्टिव लेंथ इज 56 बिट्स फॉर इंक्रिप्शन। हाउएवर लेकिन जो टोटल की है वो तो आपको पता है 64 बिट का है, तो 64 बिट इसके इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और आपको इसको याद करना है, इसको समझने का कोई तरीका नहीं है, उसको रटना पड़ जाएगा, इसको रट लो। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू फॉर्मेट दैट कैन नॉट बी रीड बाय अनदर यूजर, ऐसा फॉर्मेट बनाना जिससे जो सामने वाला यूजर उसको पढ़ नहीं पाए, तो क्या बोलते हैं इनक्रिप्टिंग, इनक्रिप्ट कर दो। रजिस्टरिंग, रजिस्टर करना, लॉकिंग, लॉक करना, हाइडिंग मतलब इम्प्लीमेंटेशन जस्ट छुपाना, ये क्या हो जाएगा इनक्रिप्ट करना, मतलब उसको पढ़ नहीं पाए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिटेल फ्रॉम गिवन स्टेट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, मतलब अगर हमारे पास कहीं रिसोर्सेज हैं या फिर कोई चीज है उसमें से चीजों को निकालना, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करना, वो नहीं है। डेटा माइनिंग मतलब हमारे पास काफी सारे डेटा हैं, काफी सारे पूल ऑफ रिसोर्सेज हैं, उनमें से हमें वांटेड जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करना, उसको अपने साथ लेना, उसको निकालना, एक तरह से डेटा माइनिंग कहलाएगा। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, इंफॉर्मेशन को फेच करना, नहीं हम क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं डिटेल्स को, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, इन्फेरेंस एल्गोरिदम इज कंप्लीट ओनली इफ, जो इन्फेरेंस एल्गोरिदम है वो तभी कंप्लीट माना जाएगा कब, कैन डिराइव एनी सेंटेंस, कैन डिराइव एनी सेंटेंस दैट इज इंटेल्ड वर्जन इज ट्रूथ प्रिजर्विंग। देखो जो इन्फेरेंस एल्गोरिदम होता है इसके लिए आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं कैसे कि यह ट्रूथ प्रिजर्विंग होता है, मतलब ये सही चीजें दिखाता है, ट्रूथ प्रिजर्विंग, और यह इंटेल्ड वर्जन को भी दिखाता है, किसी के भी इंटेल्ड वर्जन को आप ड्राइव कर सकते हैं, मतलब हमारा पास बी भी सही है और सी भी सही है। इट कैन डिराइव एनी सेंटेंस दैट इज इंटेल्ड वर्जन एंड ट्रूथ प्रिजर्विंग, यस जब दोनों का दोनों इसी में दे दिया मतलब डी हमारा सही हो जाएगा। और जो इन्फेरेंस एल्गोरिदम है इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब होता है अनुमान, इन्फेरेंस मतलब अनुमान लगाना। अनुमान कब लगा सकते हैं, जब वो ट्रूथ प्रिजर्विंग हो और जब उसका मैं इंटेल्ड वर्जन को डिराइव कर सकता हूं। इसको समझने का कोई तरीका नहीं है, ये एल्गोरिदम में इसको कर लो याद। देखो 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप इसको याद कर लोगे, मेरे बातों को ध्यान समझो। जैसे मान लो कि अभी आपने इन्फेरेंस एल्गोरिदम याद कर लिया, आपने याद कर लिया कि ये ट्रूथ प्रिजर्विंग होता है और इंटेल वर्जन को इसको ड्राइव कर सकते हैं, आपने याद कर लिया। अब इसके बाद अगर इन्फेरेंस एल्गोरिदम का कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको 2 पॉइंट तो पहले से याद है, आपको 2 पॉइंट पहले से याद हो गया कि ये दोनों पॉइंट हमारा इंटेल्ड वर्जन और ट्रूथ प्रिजर्विंग ये हमारा इन्फेरेंस एल्गोरिदम में था, राइट। तो 2 पॉइंट जब याद हो गया तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा कि मैंने इन्फेरेंस एल्गोरिदम को याद कर लिया है और मुझे पता है कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो काफी सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, उसको याद कर लो। जैसे आपको याद हो गया होगा कि जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम, जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है वो अनसॉल्वेबल है। कैसे पता चला, आप बहुत सारे क्वेश्चन देखें, आप बार बार देखें, आपको याद हो गया है। तो ऐसे ही कुछ चीजें याद हो जाएगी, कुछ चीजें क्या होगी याद, उसको याद कर लेना है, राइट। नेक्स्ट, तो इसके बारे में आप चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एआई। जो फेस रिकॉग्निशन है, जैसे आप देखते हो कि जो आपका स्मार्टफोन है आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है, आप उसमें फेस लॉक लगाते हो ना, आप लगाते हो फेस लॉक। तो जो फेस लॉक आप लगाते हो वो एआई का कौन सा अप्रोच है, क्या वो वीक अप्रोच है, वीक रहेगा तो फेस रिकॉग्निशन काम करेगा नहीं। क्या वो अप्लाइड है, मतलब उसका एप्लीकेशन है, क्या जो हमारे पास एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका एक एप्लीकेशन है फेस रिकॉग्निशन। बिल्कुल सही बात है। देखो एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, जैसे मानो कि आप कोई भी चीज बना रहे हो तो उसको आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किए, रियल लाइफ में जो भी चीज आप अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं अप्लाइड। जैसे आप डिप्लोमा में इंजीनियरिंग पढ़ते होंगे अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस इसका क्या मतलब है, अप्लाइड साइंस का मतलब ये है कि उस साइंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसके हेल्प से रियल लाइफ में चीजें काम करती हैं, रियल लाइफ के प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व किया गया है उसको बोलते हैं अप्लाइड, मतलब उसका एप्लीकेशन, राइट। कॉग्निटिव एआई अप्रोच, कॉग्निटिव मतलब जैसे कॉग्निटिव आएगा मतलब समझ लो कि ब्रेन से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड। ये नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एआई का ही काम नहीं, ये हमारा उसका एप्लीकेशन है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास है उसका एप्लीकेशन है क्या, फेस रिकॉग्निशन। आप चाहें तो इसको यहाँ पढ़ सकते हो। जो वीक एआई है क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, अप्लाइड एआई इज सब टाइप फोकस्ड ऑन रियल टास्क,
अप्लाइड एआई क्या है, इसका सही बात है। कॉग्निटिव क्या है, फोकस ऑन सिमुलेटिंग ह्यूमन थॉट्स, वो मानव के दिमाग की तरह काम करने की कोशिश करता है एआई। और जो स्ट्रॉन्ग एआई है वो क्या करता है, रेफर टू ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस नॉट टास्क स्पेसिफिक, वो टास्क स्पेसिफिक नहीं होता है। वो जो स्ट्रॉन्ग है मतलब टोटली ह्यूमन की तरह करने की सोचेगा और बोला यार मुझे मानव से आगे निकलना है। हालांकि जो एआई है वो मानव से आगे कभी नहीं निकल सकता है, क्योंकि मानव ही है जो अपने दिमाग का यूज करके, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके एआई को बना रहा है। एआई काफी सारे काम जरूर मानव से ज्यादा करेगा, जिसके लिए मानव इसको बना रहा है कि मुझे काम नहीं करना पड़े, सारा का सारा जो मेरा चेला है एआई वो करे। राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एआई एजेंट। जो एआई एजेंट है मतलब एक स्मार्ट सिस्टम, उसके परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। क्या जो एआई एजेंट है वो प्रिसिशन कर लेगा, अनुमान लगा सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्या वो लर्न करेगा, हाँ मशीन लर्निंग के द्वारा लर्न करेगा। क्या वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, हाँ ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब सारा का सारा आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में आप यहाँ पढ़ सकते हो। व्हाट इज हाइपोनेमी रिलेशन। हाइपोनेमी रिलेशन क्या है, देखो हाइपोनेमी हो गया या फिर आपको जैसे एंटोनोमी हो गया, ऐसे ही तमाम तरह के नेमी होते हैं राइट, हाइपोनेमी, एंटोनेमी, ऐसे ही बहुत सारे नेमी होते हैं। मैं सबके बारे में एक लिस्ट बना दिया हूं ताकि एग्जाम में जैसे यहाँ हाइपोनेमी बोला है, हो सकता है दूसरा नेमी पूछ दे, एग्जामिनर का क्या ठीक है, कोई ठीक नहीं है। तो हाइपोनेमी क्या होता है, हाइपोनेमी होता है कि ए इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबऑर्डिनेट है, इसका मतलब है क्या उसका पार्ट है, नहीं। बी हैज अ पार्ट, बी हैज ए इज अ पार्ट ऑफ इटसेल्फ, नहीं। ए इज सुपर ऑर्डिनेट, नहीं। इसको पहले चलो समझते हैं, समझो इसको। ए इज अ पार्ट ऑफ बी से क्या मतलब है, डिस्क्राइब्स मेरोनेमी पार्ट होल रिलेशन। अगर पार्ट और होल रिलेशन है, जैसे मानो पूरा पूरा हमारा होल हो गया, होल मतलब संपूर्ण, उसका कुछ पार्ट है ए, उसका कुछ पार्ट ए है, तो ये बोलेंगे पार्ट और होल, इसको बोलते हैं मेरोनेमी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, पार्ट होल रिलेशनशिप मीन्स, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, पार्ट होल रिलेशनशिप मीन्स, तो क्या बोलोगे, मेरोनेमी। बी हैज ए इज अ पार्ट ऑफ इटसेल्फ, इसको बोलते हैं मेरोनेमी, इसको हाइपरनेमी नहीं बोलते हैं। देखो बी हैज अ पार्ट ऑफ इटसेल्फ या ए इज अ पार्ट ऑफ बी, दोनों तो एक ही है, पलट दिया खाली, ए इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ बी, इसको बोलते हैं हाइपरनेमी, मींस ए इज ए स्पेसिफिक एग्जांपल अंडर बी, मतलब बी के अंदर ए एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। ए सुपरऑर्डिनेट मतलब इसका अपोजिट हो गया, जो हाइपोनेमी उसका अपोजिट हो गया, ये हो गया हाइपरनेमी, इसको हाइपरनेमी बोलते हैं। तो मैंने बहुत सारे नेमी यहाँ रखा है, आप इसको देखो। हाइपोनेमी जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हाइपोनेमी, फिर हाइपरनेमी, फिर मेरोनेमी, फिर एंटोनेमी, फिर साइनोनेमी, फिर पॉलीसेमी और फिर होमोनेमी। मैंने 6-7 रख दिया है ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम्पल इसका देख लो। हाइपोनेमी मतलब एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप स्पेसिफिक अंडर जनरल, एक कोई कंडीशन है उसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर एक स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे जो डॉग है वो क्या है, एनिमल है, मतलब जो एनिमल है वो डॉग नहीं है, लेकिन जो डॉग है वो तो एनिमल ही है, ऐसे समझो। हाइपरनेमी जनरल कैटेगरी रिलेशनशिप, जनरल ओवर स्पेसिफिक। तो मैं इसको यहाँ पीपीटी में रख दिया हूँ, आपको इसको याद कर लेना है, 2-4 बार पढ़ के इसको कर लेना है याद। राइट, नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क आर। जो सिमेंटिक नेटवर्क है उसके लिमिटेशन क्या है, क्या वो असाध्यता है, मतलब इंटरेक्टिबिलिटी है, नहीं। लैक ऑफ एक्सप्रेसिंग सम ऑफ प्रॉपर्टीज। देखो लिमिटेशन कब उसको बोलेंगे कि कुछ चीजों को वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको कर नहीं पाए, राइट, तो उसमें लैक है, लैक कर रहा है, इनकम्प्लीट है, नहीं। मेमोरी कंस्टेंट है, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, तो आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, मैंने लिख दिया। व्हाट इज एंटोनेमी, देखो मैंने अभी आपको एंटोनेमी के बारे में बताया है, इसी पेपर में, एक ही पेपर में 2 नेमी पूछ दिया है। एंटो मतलब क्या होता है, उल्टा, ए पार्ट ऑफ बी, नहीं, ए पार्ट ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, मेरोनेमी। यहाँ देख लो एक बार, मैं देख लेता हूँ, हाँ मेरोनेमी, ए पार्ट ऑफ बी क्या है, मेरोनेमी। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये हमारा क्या है, मेरोनेमी, मेरोनेमी। बी है जो पार्ट है, ए ऑफ इटसेल्फ, ये भी हमारा वही है, मेरोनेमी। ए इनवर्स ऑपोजिट ऑफ बी, बिल्कुल सही बात है। एंटो मतलब एंटोनेम, जैसे आप एंटोनेम से कैसे लिखते हो, एंटोनेम मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ए सुपर ऑर्डिनेट, नहीं, ये हो जाएगा हाइपरनेमी, हाइपरनेमी, राइट। तो देखो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ तो पूछ दिया है एंटोनेमी, क्या पता हाइपरनेमी ही पूछ दे, कौन जानता है भाई कि हाइपरनेमी नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है आराम से, राइट, इसको याद कर लो।
और यार मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं और आपको टाइम मिल ही गया है तो आप दिन रात एक करके अच्छे से पढ़ लें। 20 दिन मोर देन सफिशिएंट है आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में और बीपीएससी के लिए तैयारी शुरू करने में। क्योंकि जैसे स्टेट एग्जाम बीतेगा और जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग काफी भयंकर तरीका से पढ़ना शुरू कर देंगे बीपीएससी तैयारी के लिए और अपना जान लगा देंगे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मैं हूं, हम लोग सब मिलेंगे और इतना भयंकर पढ़ाई करेंगे कि मजा आ जाएगा। राइट, तो आप इस नोट को ले सकते हैं। सिर्फ 99 रुपए का पेमेंट करना जो आपके लिए काफी एक रामबाण की तरह साबित होगा और आपको काफी अच्छा से हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में। राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच अ बायर posts its interest in buying a certain quantity of items and seller compare for the business by submitting successive lower bids until there is only one seller left। देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे मानो किसी को घर बेचना है, जैसे मानो मैं हूं और मेरा एक घर है, हालांकि मैं बना दिया हूं लैपटॉप, लेकिन मान लो कि ये हमारा होम है। होम, इसका दाम मैंने लगाया है 10 लाख और जो खरीदने वाले हैं बायर्स, मैं सेलर हूं, मैंने 10 लाख दाम लगाया है और बायर 1 2 3 4, मान लो 4 लोग खरीदने आए हैं और मैंने बेस दाम लगाया है 10 लाख कि कम से कम 10 लाख तो मुझे चाहिए तब मैं बेचूंगा। मैं हूं सेलर, ध्यान समझो, ध्यान से, मैं सेलर हूं, मैं 10 लाख इसका दाम लगाया हूं 10 लाख कि कम से कम मुझे 10 लाख मिलेगा तो मैं सेल कर दूंगा। तो जो पहला आदमी है बोल रहा है कि मैं दे दूंगा 15 लाख, बोली लगा रहा है। ये बोला मैं 15 लाख दूंगा कि 15 लाख मैं दूंगा, 15-1 15-2 जैसे बोलने लगता था पुराने फिल्मों में वैसे। तो जो हमारा 1 नंबर है बायर, वो बोला मैं 15 लाख दूंगा, मतलब अब दाम हमारा हो गया 15 हो गया। इसमें देखो सेलर का फायदा होने वाला है, इसमें सेलर का फायदा होगा, बायर को घाटा लगेगा। क्योंकि बायर, अगर एक बायर रहता तो 10 लाख मैंने दाम रखा है, 10 लाख में ही खरीद लेता तो मुझे घाटा लगता या फिर मैंने जितना फिक्स किया उतना मुझे मिल जाता। लेकिन यहाँ 4 बायर्स हैं, 4 बायर्स, इनमें कंपटीशन हो रहा है तो ये लोग लगाएंगे बोली। तो बोली को बोलते हैं ऑक्शन, AUCTION, इसको बोलते हैं ऑक्शन। ऑक्शन उसको बोलते हैं जिसमें सेलर जो होता है उसको फायदा होता है, जो बायर्स होते हैं वो अपने रेंज को बढ़ाते जाते हैं। जो बायर्स होते हैं, बायर्स खरीदने वाले, खरीदार, वो लोग कीमत को बढ़ाते जाते हैं कि मैं इतना में दूंगा, मैं इतना लूंगा, मैं इतना लूंगा। इसको बोलते हैं बोली लगाना, इसको ऑक्शन बोलते हैं, ऑक्शन। ठीक है, जो सेलर 2 है वो बोला नहीं मैं दूंगा 20 लाख, तो अब एक खत्म हो गया, अब इसका दाम 20 लाख हो गया कि 20 लाख मुझे चाहिए। अब जो 3 है वो बोल रहा है कि नहीं यार मेरा इतना बजट नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं 15 ही मैक्सिमम दे पाऊंगा, तो ठीक है भागो तुम। जो चौथा है वो बोला मैं दूंगा 50 लाख, मैं 50 लाख दूंगा। इसने 50 लाख की बोली लगाई है तो अब इसका दाम घट कितना बढ़ कितना हो जाएगा, 50 लाख। तो मतलब 10 लाख का जो हमारा सामान था, अगर 10 लाख एक बायर होता और 10 लाख देता तो मैं घर को बेच देता। राइट, लेकिन बायर्स थे, उन्हीं में कंपटीशन हो गया कि मैं ज्यादा दूंगा, मुझे घर चाहिए। जब उनमें कंपटीशन हो गया तो मुझे हो गया फायदा, मैं हूं सेलर, मुझे फायदा हो गया। तो इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं बोली लगाना और ऑक्शन बोलते हैं, ऑक्शन। अगर मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा हो, सेलर्स लिमिटेड हो, सेलर एक हो और बायर्स बहुत ज्यादा है तो उसको बोलते हैं ऑक्शन। और अपोजिट समझो, अगर मार्केट में सेलर्स बहुत हैं, सेलर्स, और बायर्स कम हैं, जैसे मानो कि जो सेलर्स हैं वेबसाइट बनाने वाली कंपनी है, जैसे मानो वेब कंपनी जो वेबसाइट बना के बेचती है। तो मान जैसे मान लो 1 कंपनी है, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, बहुत सारे सेलर्स हैं, ये लोग बेच रहा है और बायर मैं हूं, मैं बायर हूं, मेरा बजट है 5000, मैं 5000 दूंगा। तो मैं सोचूंगा कि 5000 में कौन कंपनी बना के देगा या फिर उससे कम में, क्योंकि मैं, अब मेरा क्या है कि मैं दाम बढ़ा नहीं सकता। तो जो सेलर से उनपे बोलेंगे यार मैं 5000 में बना दूंगा, और बोलेगा मैं 4000 में बना दूंगा, और बोलेगा मैं 2000 में बना दूंगा, कोई बोलेगा मैं 1500 में बना दूंगा। तो उन लोगों में अब कंपटीशन हो रहा है। इस समय मेरा फायदा हो जाएगा कि मुझे जो सबसे कम में बनाएगा, जो सबसे कम में मेरा वेबसाइट बनाएगा, मैं क्या करूंगा उससे बनवाऊंगा। तो इस समय सेलर में कंपटीशन हो गया, सेलर को क्या हुआ, घाटा लग रहा है, इसमें मेरा फायदा हो रहा था। तो मेरा जो फायदा हो रहा था और बायर्स बहुत ज्यादा उसमें थे, जब बायर्स ज्यादा रहेंगे तो बोलेंगे ऑक्शन, और जब सेलर्स ज्यादा रहेंगे, सेलर्स बेचने वाले, तो उस समय बोलेंगे रिवर्स ऑक्शन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। और देखो मैंने जितना आपको बेहतर तरीका समझाने की कोशिश किया है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो मार्केट में या फिर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि काफी सारे अलग अलग जो शिफ्ट है उसमें रिवर्स ऑक्शन और ऑक्शन का क्वेश्चन आया है। राइट,
तो आप समझ जाओ, जब बायर्स ज्यादा हैं, खरीदने वाला ज्यादा है, तो सेलर को फायदा होगा, उसको ऑक्शन बोलेंगे, बोली लगेगी। जब बेचने वाला ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, तो उस समय फिर सेलर में कंपटीशन होगा और दाम कम होगा, उसको बोलेंगे रिवर्स ऑक्शन। तो एक बार पढ़ लो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बायर्स पोस्ट हिज इंटरेस्ट इन बाइंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइटम। जैसे मुझे वेबसाइट बनाना है और सेलर्स जो हैं वो अपने आप में कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं कम लूंगा, मैं कम पैसे लूंगा, मैं कम पैसे लूंगा, लोअर बिड्स। जब तक कोई एक सेलर नहीं बच जाता है, सारे सेलर्स बोलेंगे कि यार तुम ही बना, मैं इतना कम नहीं बना सकता हूं, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। नेक्स्ट, इफ इट इज इजी फॉर कंपटीटर्स टू एंटर द मार्केट, द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज कंसिडर्ड। अगर बहुत सारे कंपटीटर्स मार्केट में आ जाएंगे तो जितने भी जो नए कंपटीटर्स हैं, जैसे मानो कि बहुत सारे कंपटीटर, जैसे 1 2 3 4 5 कंपटीटर्स मार्केट में आ गए, एक ही चीज को, एक ही काम को कर रहे हैं, तो अगर छठा इसमें आना चाहेगा इसी काम में, तो उसका कंपटीशन काफी हाई हो जाएगा, राइट। क्योंकि 5 लोग पहले से ही कर रहे हैं, उसको कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी लेके आना पड़ेगा, कुछ ऐसा उसको अच्छी चीज ले आनी पड़ेगी, कुछ ऐसा उसको नियम लेके आना पड़ेगा, ऐसा प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा जो इन 5 से compete कर पाए या फिर इन 5 को पीछे छोड़ पाए, राइट। तो उसके लिए कंपटीशन काफी हाई हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कौन नहीं है, इंक्रिप्शन कर रहे हैं सिक्योरिटी है, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं डिक्रिप्शन सिक्योरिटी है, ई कैश सिक्योरिटी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ई कैश। नेक्स्ट, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज आल्सो नोन एज। जो पब्लिक की होता है उसमें क्या होता है, एक ही की होता है, एक ही की होता है, मतलब जो प्राइवेट की होता है हमारा एक ही होता है, जो सेंडर के पास भी रहेगा और रिसीवर के पास रहेगा। तो इस समय एक ही जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, राइट। एसिमेट्रिक क्यों हो जाएगा, यूजेस टू की पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आल्सो नोन एज, जो पब्लिक की का क्रिप्टोग्राफी उसको क्या बोलते हैं, इस एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होता है, एसिमेट्रिक में मैं गलती बोल दिया हूं, देखो पब्लिक की क्या करता है, वो 2 की यूज करता है, प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक, इसीलिए इसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। एसिमेट्रिक मतलब दोनों अलग अलग है। अगर मैं सिमेट्रिक बोलूंगा मतलब दोनों एक ही हैं, मैंने यहां गलती बोल दिया था। अगर मैं सिमेट्रिक बोल रहा हूं, सिमेट्रिक, जैसे मान लो कि जैसे हम लोग 5th क्लास में पढ़ते होंगे कि सिमेट्रिक फिगर्स, अगर सिमेट्रिक फिगर्स की मैं बात करूं, जैसे मानो एक फिगर यहाँ है और इसी का अगर मैं इमेज बनाऊं तो इधर बन जाएगा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर। सेम टू सेम ऐसा ही फिगर उल्टा सीधा, राइट। तो प्राइवेट की क्या है, ये तो नहीं होगा। सिमेट्रिक क्या है, इट इज वन की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मैं यहाँ प्राइवेट की पब्लिक की के लिए बोल दिया था। जो सिमेट्रिक है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में एक ही की यूज करता है, मतलब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक, मतलब यहाँ दोनों अलग अलग यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज यूज टू आइडेंटिफाई मोबाइल मनी। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है MMID, मतलब मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाएगा MMID का, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। इसके फुल फॉर्म में ही आंसर छुपा है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट, तो इसके बारे में काफी सारे हमने इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। जो इसका फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है, 7 डिजिट का यूनिक नंबर है, इश्यूड बाय बैंक्स ऑफ इंडिया, यूज्ड फॉर IMPS का फुल फॉर्म डायरेक्ट बनेगा इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, हेल्प्स इन आइडेंटिफाई सेंडर एंड रिसीवर्स बैंक अकाउंट्स ड्यूरिंग मोबाइल फंड ट्रांसफर। यूनिकनेस क्या है, ईच बैंक अकाउंट इज लिंक्ड टू मोबाइल नंबर, गेट्स डिफरेंट MMID, allows safe and quick money transfer without sharing full bank accounts. Next, what does C stands for in a CIA? जो CIA है इसका फुल फॉर्म काफी इंपोर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी। और मैंने अपने कोर्स में भी इसको पढ़ाया है। मेरा जो 15 वीडियो वाला कोर्स है, मैंने इस सारे फुल फॉर्म को उसमें पढ़ा दिया है, राइट। मैंने उस 15 वीडियो में सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं। अगर कोई बंदा अच्छे से देखा होगा, 2-3 बार रिवीजन किया होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा होगा। और इससे होता है अवेलेबिलिटी, अवेलेबल रहना। तो सी का क्या मतलब है, कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीमीडिया। जो मल्टीमीडिया है उसमें हाई स्टोरेज होना चाहिए, हाई डेटा रेट होना चाहिए, बोथ हाई स्टोरेज एंड हाई डेटा होना चाहिए। यस, नन ऑफ द अबव गलत है, मतलब इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, मतलब C नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिले दैट अकर ड्यूरिंग द प्लेबैक ऑफ एन स्ट्रीम इज। अगर हम किसी भी वीडियो को चला रहे हैं तो उस समय कुछ डिले होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास वीडियो है, मान लो कि यूट्यूब है और हमारे पास वीडियो है, वीडियो चलाना है, उस देखता है शुरू में बफर करता है। अगर शुरू में बफर हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, प्लेबैक डिले। लेकिन
चलते चलते बीच में बफर हो रहा है, उसको बोलते हैं जिटर। उसको क्या बोलते हैं? जिटर। आप यहाँ पढ़ सकते हो, द स्ट्रीमिंग स्मॉल वेरिएशंस और डिले अकर ड्यूरिंग द प्लेबैक ड्यू टू नेटवर्क लेटेंसी और डेटा अराइवल टाइम डिफरेंसेस कॉल्ड जिटर। इट अफेक्ट्स स्मूथनेस ऑफ ऑडियो एंड वीडियो प्लेबैक। इन रियल टाइम इंटरेक्टिव ऑडियो वीडियो जिटर इज इंट्रोड्यूस इन रियल टाइम डेटा बाय डिले बिटवीन। किस चीज का डिले? पिक्सल्स का नहीं, लेयर्स का नहीं, फ्रेम्स का नहीं, पैकेट का। पैकेट का क्यों? क्योंकि यार इसमें जो टाइम डिफरेंस होता है एक पैकेट को आने में, तो कितना इसमें टाइम डिले हो रहा है, कितना टाइम देर से आ रहा है, राइट। मतलब जैसे मानो कि ऐसे समझो, जैसे मानो सारा हमारा वीडियो का वीडियो फाइल्स है, और जब वीडियो चलना शुरू होता है तो कुछ एक बार में सारा वीडियो लोड नहीं हो जाता है, कुछ यहाँ इतना लोड हो गया, इतना लोड हो गया, इतना चलने लगा, फिर आगे का लोड हुआ, फिर आगे का लोड हुआ, फिर आगे का लोड हुआ, राइट। तो पैकेट, हमारा पैकेट बाई पैकेट डेटा आते जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैकेट। नेक्स्ट, तो आप यहाँ इसके बारे में पढ़ सकते हो। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप JPEG इज यूज्ड टू कंप्रेस। जो JPEG है वो काफी तगड़ा एक्सटेंशन है इमेज का। जब इमेज का है तो इमेज ही कंप्रेस करेगा, वीडियोज कर देगा नहीं, ये तो MP4 है। क्या म्यूजिक कर देगा? तो MP3 है। इमेज कर देगा, फ्रेम्स कर देगा नहीं, क्या करेगा? इमेज। सिग्नल वेरीज कंटिन्यूअसली ओवर स्पेस और टाइम इज, जो वेरी करता है ऐसे, मतलब ऊपर नीचे जाता है, वेरी कर रहा है, तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनालॉग। डिजिटल क्या होता है? 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे 1 0 होता है डिजिटल। मोनोलॉग नहीं होता है, मल्टीलॉग नहीं होता है। ए डैश एनिमेशन इज यूज्ड टू एनिमेट थिंग्स दैट आर स्मॉलर देन लाइफ साइज। स्मॉलर देन लाइफ साइज कौन एनिमेशन है जो चीजों को एनिमेट करता है? क्या इमर्सिव होता है? क्या क्ले मोशन होता है? क्या ऑगमेंटेड होता है? क्या स्टॉप मोशन होता है? तो ये हमारा डायरेक्ट होता है स्टॉप मोशन। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। स्टॉप मोशन क्या होता है? यूज्ड फॉर एनिमेटिंग स्मॉल स्केल और मिनिएचर ऑब्जेक्ट। मिनिएचर मतलब छोटा, इमर्सिव मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। ये हमारा होता है AR VR, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए। क्ले मोशन क्या होता है? ए सब टाइप ऑफ स्मॉल मोशन यूजिंग क्ले मॉडल्स, नॉट द जनरल टर्म्स। तो जनरल टर्म हमारा क्या है? स्टॉप मोशन। तो आप इसको याद करो। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या इमेज इन्हांसमेंट है, इमेज को इन्हांस करना है, सही बात है, उसका एक कैटेगरी है। इमेज क्लासिफिकेशन, हाँ, इमेज को क्लासिफाई करना, इमेज को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, तो इस केस में ऑप्शन हमारा D हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 51 से लेके 100 क्वेश्चंस। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 था। और अभी तक अभी आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देखें, जाकर देखें, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, अच्छे से देखें, 2 से 3 बार देखें, सारे के सारे क्वेश्चंस, उसके कंसेप्ट और इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं उसको याद कर लें, और मैं बोलूंगा उसको रट लो। अगर समझ में नहीं आ रहा चीजें, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, उसको याद कर लो। एग्जाम में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम आंसर सही होना चाहिए, राइट। और जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ लो, और एक बार मैं नोट्स आपको फिर से रिकमेंड कर दूंगा कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं तो इसको लेके करें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट है तो आप मेरा नंबर पर मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 99 रुपए में सिर्फ है, जो आपके सिलेक्शन में जान डाल देगा, और मैं तो बोलूंगा आपके प्रिपरेशन में जान डाल देगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो यार, एक कमेंट तो मैं डिजर्व कर ही रहा हूं इतना पढ़ाने के बाद, तो आप एक कमेंट भी मेरे लिए कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।